Hello everyone. मैं वैभव तितरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 30th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 इक्विलिब्रियम, और आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड लैमिस थ्योरम। सो हियर वी गो। Let us revise the previous lecture. In previous lecture, we have solved the numerical on non-concurrent force system. In that, we have solved the numerical on graphical method. I hope आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने होमवर्क की प्रैक्टिस की होगी। Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe the analytical and graphical conditions of an equilibrium. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. So let us begin with our chapter number 4. So what do you mean by equilibrium? Equilibrium मतलब क्या होता है? हमने इक्विलिब्रेंट के बारे में देखा था। इक्विलिब्रेंट ये ऐसा फोर्स रहता है जो बॉडी को रेस्ट में रखता है। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या? इट इज द कंडीशन ऑफ रेस्ट। इट इज द कंडीशन ऑफ रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में रहती है उस स्थिति को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब क्या? When the condition of body is unaffected, even though it is acted upon number of forces, it is said to be in equilibrium. जब कभी भी बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस आएंगे लेकिन उसका उन फोर्सेस का उस बॉडी के ऊपर कुछ भी असर नहीं होगा, then the body is unaffected. Then that condition is called as equilibrium. Then that condition, उस स्थिति को हम equilibrium बोलते हैं। इस डायग्राम में आप दिख रहे हैं कि ये दोनों जो बॉल्स है ये इक्विलिब्रियम में है, बराबर है, ये रेस्ट में है, तो इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ये जो तराजू आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी का जो मास है वो एग्जैक्टली सेम है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि दिस कंडीशन इज इट इन दिस पोजीशन, या इस स्थिति को हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। कितने भी फोर्सेस आने दो, बॉडी रेस्ट में रहनी चाहिए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। अभी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हम देखते हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज एनालिटिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पहली जो कंडीशन है एनालिटिकल कंडीशन, वो कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए। किसके लिए? वो कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए। जब हम कॉन्करेंट फोर्सेस के न्यूमेरिकल जब हमने सॉल्व किए थे तो हमने वहां पे दो ही कंपोनेंट को निकाला था, दो ही फैक्टर्स के बारे में बात की थी, समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ ऑफ वाई, दैट इज सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। तो अगर बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में रहती है और फोर्सेस अगर कॉन्करेंट रहते हैं तो उसकी दो कंडीशन है। जो भी सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है दैट इज समेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें 0 लेनी है, और सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस मतलब सम ऑफ एफ ऑफ वाई वो भी हमें कितना लेना है? 0 लेना है। वही बात अगर हम नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस की करें, किसकी बात करें? हम नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस की बात करें, तो जब हमने इस प्रकार के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के, तो हमने वहां पे समेशन एफ ऑफ एक्स निकाला था, समेशन एफ ऑफ वाई निकाला था और समेशन मोमेंट निकाला था। तो ये भी क्या रहेंगे? 0 0 रहेंगे। दैट इज सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, दैट इज समेशन एफ ऑफ एक्स भी 0, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस समेशन एफ ऑफ वाई भी 0, एंड सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस दैट इज समेशन एम ए is also 0. So these are the three analytical conditions for non-concurrent forces, and these two are for the concurrent forces. Okay. अभी हम देखते हैं ग्राफिकल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। जब हमने ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व किए थे ग्राफिकल मेथड से, तो हमने वहां पे कुछ डायग्राम्स बनाई थी। उस डायग्राम के ऊपर कुछ कंडीशंस इक्विलिब्रियम की है। जैसे पहली कंडीशन है वेक्टर डायग्राम शुड बी क्लोज। तो ये जो वेक्टर डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो हमने प्रॉब्लम में सॉल्व की थी, उसको हमने इस डॉटेड लाइन से
क्या किया था, क्लोज किया था। तो जब कभी भी हम इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें वेक्टर डायग्राम कैसे चाहिए, हमें वेक्टर डायग्राम क्लोज चाहिए। उसी प्रकार से हमें फनिकुलर पॉलीगॉन भी कैसा चाहिए, क्लोज चाहिए। जब हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था तो फनिकुलर पॉलीगॉन को, ये लाइन को एक्सटेंड किया था, ये आखिरी वाली लाइन को एक्सटेंड किया था, और ये फनिकुलर पॉलीगॉन क्या हो गया था, क्लोज्ड हो गया था। बराबर। तो these are the two graphical conditions of an equilibrium, that is vector diagram should be closed and funicular polygon should be closed। अभी हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर का, दैट इज लैमिस थ्योरम। लैमी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरम बनाया है। लैमिस थ्योरम को साइन लॉ भी बोला जाता है, साइन लॉ। क्योंकि क्यों बोला जाता है वो थोड़ी देर में हम देखेंगे। इसको साइन लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो देखते हैं लैमिस थ्योरम, यानी लैमिस ने क्या बोला था। लैमिस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी to keep it in equilibrium, then each force is proportional to sine of angle between other two forces। This is the statement। तो जब समझ लेते हैं कि एक बॉडी है, ये बॉडी आपको दिख रही है, इस बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेस आ रहे हैं, ए बी एंड सी। व्हेन थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, काई के लिए, टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम, मतलब इस बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए, टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। जब बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट होंगे, कितने फोर्सेस एक्ट होंगे, सिर्फ थ्री। लैमिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर थ्री फोर्सेस। सो इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम, देन ईच फोर्स, हर एक फोर्स, कौन सा, ए बी और सी नाम का जो फोर्स है, इज प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शनल रहेगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। मतलब क्या होता है, देखिए। तो क्या करना है आपको, पहले आपको फोर्सेस लिखना है, ए बी और सी, फिर डिवाइडेड बाय, इक्वल्स टू, डिवाइडेड बाय, इक्वल्स टू, डिवाइडेड बाय। बराबर है। अभी क्या होगा, ये जब हम ए की बात करेंगे तो आपको ए को छुपाना है। इस ए को छुपा दिया आपने, तो बचे कौन, बी और सी। बचे कौन, बी और सी। तो ये प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब अल्फा के, साइन अल्फा के साथ प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब जो दूसरे फोर्सेस है उनके बीच में का एंगल, एक को छुपाने का और बाकी के जो दो दूसरे हैं उनके बीच में का एंगल। अभी हम बी की बात करते हैं। जब हम बी की बात करेंगे तो बाकी बचे कौन, ए और सी। और ए और सी का एंगल क्या है, बीटा। ए और सी का एंगल क्या है, बीटा। तो ये साइन ऑफ बीटा रहेगा। बराबर है, साइन, दिस इज द साइन। और एंगल बिटवीन अदर टू, एंगल बिटवीन अदर टू मतलब बीटा। अभी हम सी की बात करें, सी किधर है, यहाँ पे, दिस इज सी। सी की अगर बात करेंगे तो एंगल किसके बीच में का, ए और बी के बीच में का। ए और बी के बीच में का एंगल क्या है, गैमा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन गैमा। Okay, so what is Lami's theorem? Lami's theorem states that if three forces acting at a point on a body to keep it in equilibrium, then each force is proportional to sine of angle between other two forces। अगर किसी बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट होते हैं बॉडी को इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, तो हर एक फोर्स जो रहेगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। मतलब उसको छोड़ के जो बाकी बचे हुए दो फोर्सेस है उनके बीच में के साइन ऑफ, उनके बीच में के एंगल का साइन हमें वहां पे लेना पड़ेगा। आई होप आपको ये लैमिस थ्योरम समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं कि लैमिस थ्योरम की क्या क्या लिमिटेशंस है या कंडीशंस है, इसकी क्या ड्रॉबैक्स है ना, क्या कमतरता है लैमिस थ्योरम यूज करने में। तो जैसे कि आपको स्टेटमेंट में पता चला होगा कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज एप्लीकेबल ओनली इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। जब बॉडी रेस्ट में रहेगी तभी हम इस लैमिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, ये इसकी कंडीशन है। इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर पैरेलल और नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। ये पैरेलल फोर्सेस के लिए, मतलब इस प्रकार के फोर्सेस के लिए या इस प्रकार के नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए अप्लीकेबल नहीं है। इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस के लिए भी अप्लीकेबल नहीं है। एंड इट इज अप्लीकेबल फॉर ओनली थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस ओनली। ये सिर्फ तीन कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए ही अप्लीकेबल है, बाकी किसी के लिए भी ये लैमिस थ्योरम यूज होता नहीं है। तो ये कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
अगर हमको लैमिस थ्योरम लगाना है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में चाहिए, ना ही ये पैरेलल के लिए, ना ही ये कॉन्करेंट के लिए एप्लीकेबल है, ना ही ये नॉन कोप्लेनर के लिए एप्लीकेबल है, और ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्करेंट, थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए ही लैमिस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। तो ये लैमिस थ्योरम की कंडीशन आपको याद करके रखनी है। So the unit outcome achieved, describe the analytical and graphical conditions of equilibrium. In today's lecture, we have learned about analytical and graphical conditions of an equilibrium, Lami's theorem and its condition, and by this we have achieved these 4 program outcomes. These are the most likely questions asked in MSBT. You have to write the questions, answers and send the PDF to me. So thank you very much guys. In next lecture, we are going to solve the numericals on Lami's theorem type number 1. तो ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू.